हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और बोर्ड एग्जाम 2024 का एक निरंतर बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। और बच्चों, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से, राजस्थान से, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हो, सबके लिए हेल्पफुल वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों। इसके पहले जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो फिजिक्स चल रहा है बच्चों, ये न्यू बैच है 2024 के लिए। और मैं यदि आपसे कहूं कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो चैप्टर आपका 4 चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 4। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी स्पेशल रूप से कराई जा रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम और कूलाम का नियम। इन दोनों में हम समानताएं असमानताएं देखेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे से समानता रखते हैं या असमानता रखते हैं। तुलना करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम और कूलाम के नियम पर। सबसे पहले तो आपको बायो-सेवर्ट के नियम से किसी भी बिंदु पर, जैसे हमारे पास एक चालक तार है, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उसके लिए फार्मूला लिखना होगा। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि dV बराबर होता है μ0/4 I dl sin θ/r²। जबकि बच्चों कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए उन्होंने बताया कि जो बल लगता है 1/4πε0, यदि k लगाना है तो लगा सकते हैं माध्यम। और यहाँ पर दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये आपके व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसा कि कूलाम का नियम भी हमने समझा दिया, बायो-सेवर्ट का भी नियम हमने समझा दिया। बायो-सेवर्ट के नियम में भी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। 1/r², यहाँ पर देखो 1/r², यहाँ पर भी देखो। तो ये दोनों में समानताएं नजर आ रही है कि बायो-सेवर्ट का नियम बच्चों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वहीं पे कूलाम के नियम की बात करें तो ये भी आपका व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। ये फार्मूला से आपका एक समानता समझ में आ रहा है कि समानताएं जो है भाई, पहले हम इसमें समानता देखेंगे कि दोनों में समान चीजें क्या है। तो ये भी आप देख सकते हो कि 1/r² है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, यानी उल्टा है। और ऐसे यहां पर भी ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो पहला समानता तो आपको लिखना ही है, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, इसलिए दीर्घपरासी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दीर्घपरासी। मतलब जितना r बढ़ाओगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा, दूरी बढ़ाओगे तो आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर लगने वाला बल का मान भी कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र दीर्घपरासी है और आपका कूलाम के नियम के आधार पर जो विद्युत क्षेत्र होता है दीर्घपरासी होता है। ठीक। दूसरा नंबर बच्चों, जो आपका बायो-सेवर्ट का नियम है अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करता है, और ये कूलाम का नियम है ये भी अध्यारोपण का सिद्धांत इस पे लागू होता है। अब यहां पर जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, फिजिक्स में चैप्टर जब 10 चल रहेगा, अध्याय 10, उसमें आपको डीप में समझाएगा। ठीक है, मतलब वो जो चैप्टर है वो आपको सिखाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन अभी यहां पर क्या करें, तो अभी यहां पर थोड़ा सा याद कर लो बच्चों कि बायो-सेवर्ट का नियम, इसमें भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। और कूलाम के नियम की यदि बात करें तो इसमें भी अध्यारोपण के सिद्धांत को यदि हम देखें तो ये लागू होता है। अब बायो-सेवर्ट का जब आपने नियम पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था बच्चों कि मान लीजिए धारा है और डीएल है, इन पर निर्भर करता है। अर्थात ये एक चालक तार मतलब एक निश्चित चालक तार से एक निश्चित दूरी पर एक बिंदु P हमने कल्पना किया, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी हमने। तो इसमें धारा और इसके रेखा के लंबाई पर निर्भर करता है, इसलिए तो कहा जाता है ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है एक प्रकार से रैखिक है। और इसी प्रकार से जो आपका बच्चों आवेश होता है कूलाम के नियम पर, वो भी आपका
एक रैखिक होता है। मतलब जिस प्रकार से हमारा स्रोत आइडियल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपका जो आइडियल है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, I इंटू DL, ये इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होता है रैखिक होता है। और आपका विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए स्रोत DQ है, विद्युत क्षेत्र कैसे जनरेट होता है, किसी आवेश से जनरेट होता है। इसमें जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब स्रोत जो हमारा DQ है, इससे जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है वो भी रैखिक होता है। मतलब इसमें 3 समानताएं हो चुका है। पहला, ये व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, अध्यारोपण के सिद्धांत लागू होता है, इसमें भी लागू होता है। ये आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र के रैखिक है और ये स्रोत DQ में स्थिर विद्युत क्षेत्र के रैखिक, मतलब दोनों रैखिक है। तो ये समानताएं होंगे। इसके बाद हम बात करते बच्चों असमानता। ठीक है, इसमें जो आपका यहां पर देख सकते हैं, ये इसमें बताया गया कि आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, ये भी रैखिक है, लेकिन स्रोत क्या है, आइडियल है, धारा और चालक तार में जिसमें धारा मतलब बह रहा होता है उस पर डिपेंड करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। लेकिन इसमें स्रोत जो है आवेश होता है। कूलाम के नियम में विद्युत स्रोत कहां से होता है बच्चों, आवेश से होता है। लेकिन यदि हम बायो-सेवर्ट में देखते हैं तो धारा, यानी आपका कूलाम का नियम एक स्थिर आवेश के लिए हो जाता है, लेकिन जो बायो-सेवर्ट का नियम स्थिर आवेश के लिए नहीं होता बच्चों। ये एक गति मतलब एक बार गतिमान आवेश के लिए हो सकता है, और यहाँ पर धारा पर डिपेंड करेगा और उसके लंबाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर I और DL है बच्चों, क्या है, I और DL द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला नंबर देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन R तथा धारा अवयव आइडियल दोनों के तलों के लंबवत होता है। ठीक, और इसमें प्रत्येक स्थिर वैद्युत क्षेत्र स्रोत को प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। ये विस्थापन सदिश के अनुदिश कैसे, जैसे बोला गया बच्चों, हमारे पास जब कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो 2 आवेश है, Q1 और Q2। तो देखो जरा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, मतलब ये जो बल लगाएगा इधर तो इसी रेखा के अनुदिश होगा, या ये इधर बल लगाएगा तो इसी रेखा के अनुदिश होगा। इसमें स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर मतलब आवेश स्थिर है, इससे वैद्युत क्षेत्र बना है, तब प्रेक्षण बिंदु से मिलाने वाली विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। मतलब जहां पर भी हम निकालना चाहते हैं, यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं या इस बिंदु पर, तो इसी के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। लेकिन यहां पर जब आप बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ते हैं तो ये आपका थीटा हो जाता है, थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो हमारा अधिकतम मान निकल कर आता है। इसलिए कहा जाता है इस बिंदु पर जो हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे होते हैं वो आपके आइडियल अल्पांश के लंबवत होता है। ये चीज बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश विस्थापन R और धारा अवयव आइडियल दोनों तलों के लंबवत होता है। यहाँ पर बच्चों विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण साइन थीटा पर निर्भर करता है, जबकि ये साइन थीटा पर कोण पर निर्भर ही नहीं करता, क्योंकि 2 आवेशों के बीच कोण ही नहीं बनता, सीधा फंडा है। ठीक है, इसलिए कोण पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये कोण पर निर्भर करता है। इस प्रकार से समानता और असमानता आप लोगों को तैयार कर लेना है। एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस रहता है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों आप लोगों के लिए समझने के लिए मेरे को वीडियोज बनाना पड़ता है। और बस उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग मेहनत करते रहें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप में ज्वाइन कर लें। यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।